अच्छा देखो, हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेकंड बुक का। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें सबसे पहली चीज है कंपनी क्या होती है। कंपनी हम किसको बोलते हैं? बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए तो सोल प्रोप्राइटर भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है, कंपनी भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। तो कंपनी हम किसको बोलते हैं? जिसमें 7 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वो तो इसमें भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप में भी 7 से ज्यादा पार्टनर्स। जिसमें अच्छा, कंपनी की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि उसको हम कंपनी बोलते हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाई हुई है, वो क्या होती है? वो कंपनी होती है। वो कंपनीज एक्ट कोई सा भी हो सकता है। फिलहाल जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो 2013 चल रहा है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तुमने किसी भी कंपनीज एक्ट में अपने आप को एज एसोसिएशन रजिस्टर करवाया हुआ है, एज कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है, तो तुम क्या हो? तुम एक कंपनी हो। ठीक है। तो कंपनी की डेफिनेशन सिंपल इतनी है कि अगर तुम कंपनीज एक्ट में खुद को एज कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो तुम कंपनी कहलाओगे। अगर तुम वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो तुम कंपनी नहीं मानी जाओगे। ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ थ्योरी के पॉइंट्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी बनती कैसे है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमको फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, नाम डिसाइड करना पड़ता है, फिर हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस है कंपनी बनने का। उसके बाद कंपनी के फीचर्स क्या हैं, एक ये क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी होती है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी। उसके बाद हमको ये वाला जो स्टार्टिंग का टॉपिक है इसका थ्योरी वाला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन से, शुरू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है। उसके लिए पहले हमको प्रोसेस समझना है किसी चीज का। किसका प्रोसेस समझना है हमको? हमको प्रोसेस समझना है अगर कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने एक कंपनी है हमारी, ए बी सी लिमिटेड। ये कंपनी कंपनीज एक्ट में हमने रजिस्टर करवाई हुई है, एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी को मान लेते हैं 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख रुपए चाहिए हमारी कंपनी को। और हमारे शेयर होल्डर्स भी मान लेते हैं। शेयर होल्डर मतलब अभी फिलहाल जो कंपनी के मालिक हैं वो कौन कौन है? चार नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। हमारी कंपनी के फिलहाल चार मालिक हैं, ए बी सी, इन ए बी सी डी। इनको हम बोलते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप में उनको क्या बोलते हैं हम? पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला ओनर होता है। कंपनी के केस में ये कौन होते हैं? ये होते हैं शेयर होल्डर्स। इसका मतलब जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है वो कंपनी का ओनर होता है। तो फिलहाल कंपनी के कितने ओनर्स हैं? चार ओनर्स हैं, ए बी सी और डी। कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, जो टोटल कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट कर रखी है इन चारों ने मिलके, मान लेते हैं वो कर रखी है 1 करोड़ रुपए। टोटल कंपनी की कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। अच्छा, पार्टनरशिप के केस में भी हम इसको कैपिटल ही बोलते थे। जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में वो क्या होता है? उनकी कैपिटल होती है। कंपनी के केस में बस हम कैपिटल के नाम के आगे एक चीज ऐड कर देते हैं, शेयर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? शेयर कैपिटल बोल देते हैं। काम इसका वही है। ओनर्स ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको कंपनी के केस में हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो हम बात इसी की करेंगे इस चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कैसे इशू करनी है। अच्छा, ये जो टोटल कंपनी के केस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं इन चारों ने, वो किसी भी रेशो में इन्वेस्ट किए हो सकते हैं। मान लेते हैं ए ने इन्वेस्ट किए हुए हैं सबसे ज्यादा 51 लैक्स, बी ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 9 लाख रुपए, इन दोनों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 25 लाख और 15 लाख रुपए। हो गया ना 1 करोड़। 25 15 40, 40 9 49 और 51,
1 करोड़ रुपए टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? कहाँ से आ सकते हैं 10 लाख? दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जब भी किसी को पैसा चाहिए तो दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? या तो कंपनी क्या ले ले, उधार ले ले, लोन ले ले कंपनी 10 लाख रुपए का, या फिर कंपनी ये पैसा किससे ले ले? शेयर होल्डर से ले ले। उसको हम अभी नाम दे रहे हैं इक्विटी, बाद में समझ आ जाएगा इक्विटी क्या होती है। या तो कंपनी क्या ले ले, लोन ले ले, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट। या फिर कंपनी ओनर से पैसा ले ले। ओनर का मतलब, ओनर के पैसे को क्या बोल देते हैं हम? इक्विटी। इसका मतलब जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते थे हमारी कैपिटल में, वो क्या होती थी? उनकी इक्विटी। अगर हम लोन ले लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? डेट। तो अभी ये जो लोन वाली बात होगी ना, ये अगले चैप्टर में आएगी। जब डिबेंचर्स वाला चैप्टर है इससे अगला, उसमें आएगी लोन की बात। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, कि कंपनी मान के चल रही है 10 लाख रुपए किससे लेने वाली है? ओनर्स से लेने वाली है। ठीक है। कंपनी क्या करती है? अच्छा, अगर ये ओनर्स 10 लाख रुपए दे देंगे तो ये कंपनी की शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना जाके। अभी फिलहाल शेयर कैपिटल कितनी थी? 1 करोड़। 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे कंपनी को तो शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। मान के चलते हैं कि ए बी सी और डी के पास फर्म में, बिजनेस कंपनी में लगाने के लिए पैसे नहीं है और, ठीक है, फिर ये कंपनी कहाँ से पैसा लेके आएगी? अच्छा, जैसे मान लेते हैं ये चार पार्टनर्स थे, चारों के पास पैसा नहीं है, तो हम कोई नया पार्टनर भी बना सकते हैं बिजनेस में। इसका मतलब हम नया ओनर लेके आ सकते हैं बिजनेस में हमारे। ठीक है, कि ये पैसा नहीं लगा सकते तो कुछ और ओनर्स ऐड कर लेते हैं हमारे बिजनेस में, वो पैसा लगा देंगे कंपनी में। ठीक है। तो 10 लाख रुपए कंपनी क्या करती है? इस 10 लाख की शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देती है कुछ शेयर्स में। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने डिसाइड किया हमारे एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपए। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आए? 10,000 शेयर्स। अच्छा, 10,000 शेयर्स का मतलब क्या है? कि जो भी मेरी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, इसका मतलब जो भी मेरी कंपनी का ओनर बनना चाहता है, उसको कम से कम एक शेयर 100 रुपए का खरीदना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंपनी को जाके बोल दूं मेरे पास 10 रुपए है, मेरे को ओनर बना लो, या मेरे पास 50 रुपए, मेरे को ओनर बना लो। कम से कम मेरे को एक शेयर खरीदना पड़ेगा कंपनी का ओनर बनने के लिए। और एक शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए। तो ये मतलब हमने क्या किया? शेयर कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये हिस्सा जो भी खरीदने आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या खरीदने आ रहा है? कंपनी का शेयर खरीदने आ रहा है। और एक शेयर उसको कितने का मिलेगा? 100 रुपए का मिलेगा। अगर किसी ने एक शेयर खरीदा तो कंपनी में वो 100 रुपए का मालिक हो जाएगा। कि इसका मतलब उसने कंपनी में कितने रुपए लगाए हुए हैं? 100 रुपए कंपनी में लगाए हुए हैं। यहाँ तक समझ आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और शेयर कैपिटल को जिन छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शेयर्स। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अगर मैं उनमें से किसी एक कंपनी का एक शेयर खरीद लूं तो मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा या नहीं बनूंगा? मालिक बन जाएंगे हम उसके। इसका मतलब मैं उसका मालिक चाहे थोड़े से शेयर के लिए बनूं। अगर मैं इस कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो टोटल कैपिटल कितनी होगी कंपनी की? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और इसमें से मैंने कितने पैसे लगाए हुए हैं? 100 रुपए लगाए हुए हैं। इसका मैं अगर परसेंटेज निकालता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो कितना परसेंट आएगा? इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय एक, कितना था ये? 1,10,000 रुपये। तो मैं इस कंपनी का 0.0009090909 परसेंट ओनर बन जाऊंगा। टोटल कंपनी में कैपिटल कितनी लगी हुई है? 1 करोड़ 10 लाख। उसमें से मैंने कितने पैसे लगाए हैं कंपनी में? 100 रुपए। मैं ओनर तो हूँ कंपनी में, पर कितने परसेंट का ओनर हूँ? 0.00090909% इतने का मैं कंपनी में ओनर हूँ। इसका मतलब ओनर तो हूँ पर थोड़े से शेयर का ओनर हूँ। अगर मैं ज्यादा पैसे लगाऊं कंपनी में तो ज्यादा शेयर का ओनर बन जाऊंगा। इसका मतलब जैसा हम बोलते हैं ना कि रिलायंस कंपनी किसकी है? अंबानी की है। मेन नाम उसमें किसका आता है?
मुकेश अंबानी का आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुकेश अंबानी के पास सारे के सारे शेयर्स हैं। इसका मतलब ये है मेजोरिटी शेयर्स किसके पास हैं, मुकेश अंबानी के पास हैं। वैसे तो कंपनी के करोड़ों ओनर्स हैं, करोड़ों ओनर्स हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, पर सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है उस कंपनी में, वो मुकेश अंबानी का। इसलिए हम बोल देते हैं वो कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी की है। ये समझ आ गया कि थोड़ा थोड़ा सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, कंपनी बड़ी कैसे बनती है, ऐसी तो बड़ी बनती है, अगर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, पार्टनरशिप की बात होती, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, कोई मेरा पार्टनर जो बन सकता है, जो 10 लाख रुपए लगा सकता है कंपनी में, वो आ जाओ, तो हो सकता है मेरे पास कोई पार्टनर ना आए, ठीक है। पर कंपनी के केस में मैं ऑफर दे रहा हूँ, ऑफर क्या दे रहा हूँ कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारे पास जितने रुपए भी हैं उतने रुपए कंपनी में लगा दो। तो हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे थोड़ा थोड़ा पैसा तो लगा ही सकते हैं। कोई 200 लगा देगा, मतलब 2 शेयर्स खरीद लेगा कंपनी के, कोई 1000 रुपए लगा के 10 शेयर्स खरीद लेगा, कोई 10,000 लगा के 100 शेयर्स खरीद लेगा कंपनी के। तो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के सारे ओनर्स बन सकते हैं, ये कंपनी का फायदा है। यहां तक समझ आ गया। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करने थे, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करने थे, और एक शेयर का प्राइस कंपनी ने कितना डिसाइड किया है, 100 रुपए डिसाइड किया है। इसका मतलब अगर मेरी कंपनी के लोगों ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए, तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। जो हमने कंपनी का प्राइस डिसाइड किया ना, जब कंपनी शुरुआत में अपना शेयर इशू करती है, उस टाइम पे कंपनी अपने शेयर का जो प्राइस डिसाइड करती है, उस प्राइस को हम बोलते हैं, ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है, ठीक है। या फिर हम इसको एक और नाम भी देते हैं, ये कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू है। समझ आ गया। बाद में ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अच्छा, अगर मैं अभी तुमको बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, अभी जो रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1271.70 रुपए, कि एक कंपनी का शेयर अगर मेरे को खरीदना है तो वो कितने में मिलेगा, 1271.70 रुपए में मिलेगा। पर इस कंपनी के अगर मैं शेयर की फेस वैल्यू देखता हूं, तो इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी ने जो शुरुआत में ये शेयर इशू किया था तब कितने का था, 10 रुपए का था। आज इसकी वैल्यू कितनी हो रखी है, 1271 रुपए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उस शेयर की मार्केट वैल्यू। और शुरुआत में कंपनी ने जो प्राइस डिसाइड किया था, इसको क्या बोलते हैं, हम उसकी फेस वैल्यू मानते हैं इसको। समझ आ गया। जैसे मान लेता हूँ कि तुम्हारे पास 19 या 1870 ईयर का कोई कॉइन है, मान लेते हैं 25 पैसे का कॉइन है, उस टाइम पे पता नहीं होता था या नहीं होता था, मान लेते हैं 25 पैसे का कोई कॉइन है जो उस टाइम का है, 1870 का है। अगर तुम आज इस कॉइन को बेचने जाओगे, तो आज इसकी 25 पैसे वैल्यू मिलेगी, या हो सकता है ज्यादा वैल्यू मिले, ज्यादा हो सकती है। तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है इसकी फेस वैल्यू। और जितना ये मार्केट में बिकेगा उसको क्या बोलेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू। ये समझ आया। इसका मतलब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो चलो वापिस इसी पे आते हैं। कंपनी ने कितने शेयर इशू करने हैं, 10,000 शेयर इशू करने हैं। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। अगर लोगों ने 10,000 शेयर खरीद लिए, तो कंपनी के पास कितने पैसे आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। हमको करना क्या है, हमको करना है प्रोसेस, कि ये कंपनी जो 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, उसको इशू करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखो, चलो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, चल 10,000 ही रख लेते हैं। कंपनी ने इशू करने हैं 10,000 शेयर्स, और एक शेयर है हमारा 100 रुपए का। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहला काम कंपनी करती है, कंपनी ऑफर निकालती है। अब मेरे को कैसे पता कोई कंपनी, कौन सी कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है, मुझे तो नहीं पता। कंपनी बताएगी तो पता लगेगा ना मुझे। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले ऑफर निकालती है। ऑफर निकालते हुए ये कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। कंपनी के लास्ट ईयर की सेल कितनी थी,
अगले साल की सेल कितनी हो सकती है, कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, प्रॉफिट कितना कमाएगी, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी जो ये 10 लाख रुपए लोगों से मांग रही है, उस पैसे का कंपनी क्या करेगी, कंपनी के अंदर जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन हैं, तो ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती हैं उस टाइम पे। ठीक है, इसका मतलब जब मैं कंपनी का शेयर खरीदने वाला हूँ, मैं कंपनी की एक तरह से एडवर्टीजमेंट देख रहा हूँ, उसके अंदर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेरे को दिखेगी। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो फिर छोड़ दूंगा उसको मैं। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से कंपनी खुद को क्या कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। ठीक है, तो कंपनी सबसे पहला काम क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने से होता क्या है, पब्लिक को पता लगता है कि कंपनी अपना शेयर इशू करना चाहती है, जिसको जितने शेयर्स खरीदने हैं वो उतने शेयर्स खरीद सकता है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम अब क्या होगा, अच्छा अब लोगों को पता लग गया, क्या पता लग गया कि कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, और एक शेयर कितने का दे रही है कंपनी, 100 रुपए का दे रही है। अब लोग क्या करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने में वो जाएंगे खरीदने। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब मैं खरीद, अच्छा मान लेते हैं ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन चल रहा है, इजी समझ, इजी रखने के लिए मान लेते हैं ये सारा प्रोसेस क्या चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, और हम सबको पता है कि कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है मैं कंपनी के पास जाऊंगा और उसको इतने पैसे दूंगा, मेरे को इतने शेयर दे दो और वो मिल जाएंगे हमको, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना होता है। मान लेते हैं लोगों ने अप्लाई किया शेयर खरीदने के लिए, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका ही नाम ले लेते हैं। साहिल ने अप्लाई किया, आदित्य ने अप्लाई किया, विवेक ने अप्लाई किया, फिर अरुण ने अप्लाई किया, लक्की का नाम लिख लेते हैं, आज लक्की का बर्थडे है। प्रिंस प्रिंस ने अप्लाई किया, ठीक है, राहुल ने अप्लाई किया। इन सारे लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ जिसका नाम लिखा है एक एक करके कि तुम कितने शेयर्स कंपनी के खरीदना चाहते हो। साहिल खरीदना चाहता है कंपनी के 50 शेयर्स, 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, 100 शेयर्स खरीदना चाहता है। थोड़ा तो चेंज करो इसको, 50, 70 शेयर्स खरीदना चाहता है, 500 शेयर्स खरीदना चाहता है, 120 शेयर्स खरीदना चाहता है, ये 20 शेयर्स खरीदना चाहता है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। कितने कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, 50, 100, 100, 70, 500, 120, 20, इतने शेयर्स कंपनी के खरीदना चाहते हैं। एक एक की बात कर लेते हैं, सबने अगर अप्लाई किया होगा। अच्छा एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। वैसे ना कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, कंपनी ये 100 के 100 रुपए एक साथ भी मंगवा सकती है लोगों से। जैसे मान लेता हूँ साहिल अगर 50 रुपए 50 शेयर्स खरीदने आएगा, तो इंटू 100 कितने रुपए लाएगा साथ में, 5,000 रुपए लाएगा अप्लाई करने के लिए। कंपनी ये पैसा एक साथ भी मंगवा सकती है और कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। 100 रुपए एक साथ ना मंगवा के 20 रुपए पहले मंगवा लिए, फिर 30 मांग लेगी, फिर 50 मांग लेगी। इन टोटल कंपनी एक शेयर के लिए कितना पैसा मांगेगी, 100 रुपए। ये पैसा कंपनी लमसम में भी मांग सकती है और ये पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट केस है वो कौन सा है, वो है इंस्टॉलमेंट का। मान के चलते हैं कंपनी ने बोला हुआ है जो भी शेयर्स को अप्लाई करने आएगा वो एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपए लाएगा। पॉइंट समझ आ गया, कंपनी एक शेयर कितने का दे रही है, 100 रुपए का। मान के चल रहे हैं जो भी कंपनी में एक शेयर खरीदने आएगा, अप्लाई करते हुए वो कितने पैसे लाएगा, 20 रुपए लाएगा। समझ आ गया, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ये किस टाइम पे देनी होती है, ये जब हम शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं तब देनी होती है। अच्छा ऐसा क्यों किया हुआ है कंपनी ने कि एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दो, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो भी अप्लाई ना कर दें। फालतू में लोग अप्लाई किए जा रहे हैं, उन्होंने खरीदने हैं नहीं शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया,
अप्लाई करते हुए अमाउंट रख दी कि एक शेयर के लिए अगर तुम अप्लाई करोगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो इन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया होगा। अच्छा एक और नाम ऐड कर लेते हैं, सतीश, और इसके शेयर इसके हम लिख लेते हैं 10,000 है ना, ये कितने हो गए, 700, 800, 900 के अराउंड हो गए। तो इसके हम मान लेते हैं 9,000 शेयर्स। इसने कितने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया है, 9,000 शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। तो सबका अलग अलग बताओ, अगर साहिल ने 50 शेयर्स का खरीदने के लिए अप्लाई किया होगा तो कितने पैसे देगा ये कंपनी को, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें इसको। अगर मैंने एक शेयर खरीदना है तो कितने पैसे देने हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, 20। अगर मेरे को 50 शेयर्स खरीदने हैं तो इंटू 20, अप्लाई करते हुए मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा, 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये समझ आया या नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो बता दो। नहीं समझ आया? एक शेयर कंपनी कितने का दे रही है, 100 रुपए का। वो 100 रुपए, अच्छा इसका मतलब मैं कंपनी से अगर एक शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं कंपनी को कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। ये 100 रुपए कंपनी दो हिसाब से मंगा सकती है। एक तो क्या है, कंपनी ये पैसा मंगवा ले लमसम में। लमसम का मतलब क्या होता है, एक साथ, कि अगर कंपनी बोल रही है आओ एक शेयर खरीदना है तो 100 रुपए ले आओ पूरे के पूरे, 100 रुपए दे दिए, एक शेयर मेरा हो गया। समझ आया? या फिर कंपनी वो पैसा कैसे मंगवा सकती है, इंस्टॉलमेंट में। कंपनी बोल रही है तुमको एक शेयर खरीदना है ना, पहले तो आके अप्लाई करो, और अप्लाई करते हुए तुम एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपए ले आओ। शेयर कितने का है, 100 का। अभी अगर मैं कंपनी को 20 रुपए दे दूं तो बाद में कितने और दूंगा, 80 रुपए और दूंगा। समझ आ गया? ये पैसा हम, जरूरी नहीं है लमसम में ही मंगवाएगी कंपनी, इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। और अभी मान के चल रहे हैं कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मांगा है, 20 रुपए मांगे हैं। वो अब वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने अप्लाई किया, साहिल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 50 शेयर्स के लिए। और ये एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए देगा, इंटू 20। एक शेयर खरीदना होता तो 20 रुपए देता है अप्लाई अप्लाई करते हुए। 50 खरीदने हैं तो 50 के हिसाब से 20 रुपए, कितने रुपए देगा ये, 1,000 रुपए देगा। ऐसे ही आदित्य ने अप्लाई किया 100 शेयर्स के लिए, ये कितने देगा, ये देगा 2,000 रुपए। अच्छा ये कौन से पैसे की बात हो रही है, ये एप्लीकेशन मनी की बात हो रही है। अप्लाई करते हुए इतना, अच्छा क्या श्योर है कंपनी इनको शेयर्स दे ही देगी? अभी तो ये अप्लाई कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन अप्रूव होगी रिजेक्ट होगी वो तो बात की बात है, अभी तो तुम अप्लाई कर दो खरीदने के लिए। विवेक, 100 शेयर्स हैं 20 रुपए के लिए, कितने रुपए देगा ये, 2,000 रुपए। 70 शेयर्स हैं इंटू 20, ये देगा 1,400 रुपए। 500 शेयर्स हैं इंटू 20, ये देगा 10,000 रुपए। 120 शेयर्स हैं इंटू 20, ये देगा 200, मतलब 2,400 रुपए, इंटू 20, ये देगा 400 रुपए, इंटू 20, ये कितने देगा, 1,80,000 रुपए। समझ आ गया ये? जो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा मल्टीप्लाई बाय 20, इतने पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। तो हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा जिन लोगों ने अप्लाई किया, क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते। वो एक दूसरे को, देश के अलग अलग कोनों से लोगों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। कंपनी के पास मिला के देखो टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई, 1, नहीं नहीं, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई, मतलब जो लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने। तो इन सबको प्लस कर दो। कितना हो गया, 9,000, 9,960, इतने शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है। और एक एप्लीकेशन पे लोगों ने कितना पैसा दिया होगा, 20 रुपए। तो इंटू 20, टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे, 1,98,800 रुपए। पक्का?
199 200। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आया होगा? 1,99,200। अच्छा, अब एक चीज देखिए, तुमने कंपनी ने कितने शेयर इशू करने थे? 10,000 शेयर इशू करने थे। क्या कंपनी को 10,000 एप्लीकेशन मिल गई? एप्लीकेशन तो कम मिली है। इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जितने शेयर इशू करने हैं, अगर उतनी एप्लीकेशन ना मिले तो वो कौन सा केस हो जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर बाय चांस मान लेते हैं कंपनी के पास पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती, कितनी एप्लीकेशन आ जाती? 10,000। इशू भी कितने करने हैं? 10,000। तो कंपनी को बोल देते हैं ये कंपनी का शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हो गया या फुल सब्सक्रिप्शन। समझ आ गया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने शेयर्स तो इशू करने हैं 10,000, पर लोग ज़्यादा एक्साइटेड है कंपनी के शेयर्स खरीदने में, तो लोगों ने अप्लाई कर दिया 20,000 शेयर्स के लिए। हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है तो ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास। इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ये समझ आ गया? फुल कब बोलते हैं? जब कंपनी ने इशू भी कितने करने हैं? 10,000, और एप्लीकेशन भी कितनी आई? 10,000 के लिए। उससे कम एप्लीकेशन आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई तो ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे एक ही एग्जांपल देखो। एज्यूम कर लेते हैं एक्स लिमिटेड है और इसको कितने शेयर इशू करने हैं? 10,000 शेयर इशू करने हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और वो 10 रुपए कंपनी कैसे मंगवा रही है, ये अभी मान लेते हैं हमको नहीं पता। ये तो पता है कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है 10 रुपए। तो कंपनी ने पहले कितने मंगवाए? 3, फिर 4, 1, 2, ऐसे कंपनी ने पैसे मंगवाए। टोटल पैसा कितना मंगवाया कंपनी ने? 10 रुपए। ये नहीं पता अभी अलॉटमेंट फर्स्ट को लिए क्या होती है। यहाँ तक तो पता है हमको कि जो भी कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेगा उसको कंपनी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे मांग रही है? 3 रुपए मांग रही है। अगर मैं 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करूंगा तो इंटू 3 मैं कंपनी को कितने रुपए दूंगा? 15 रुपए दूंगा। आगे चलते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है, और कंपनी को पैसा क्यों चाहिए ये सारी चीजें लिखी होती है उसके अंदर। ठीक है? एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का एक प्रोस्पेक्टस होगा, उसके अंदर कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी लिखा होगा जो भी कंपनी का शेयर अप्लाई करेगा एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे देगा? 3 रुपए देगा कंपनी को। ठीक है? अब क्या होगा? लोग शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं? एक है ए, बी है, सी है, फिर एक पी है और एक एक्स है। ये सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो ध्यान से देखना कौन कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। सबसे पहले ए कितने शेयर खरीदने आया है? 5,000 शेयर। और ये अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर रहा है? 5,000 के लिए। कितने पैसे लेके आएगा ये? इंटू 3, कितने लाएगा एप्लीकेशन के टाइम पे? 15,000। तो ये 15,000 रुपये ले आया। उसके बाद बी, कितने शेयर खरीदने आया? 2,000। इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3, तो ये कितने पैसे लाया अपने साथ? 6,000 रुपये। सी कितने शेयर खरीदने आया? 500। इसको कितने कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे? 1,500 रुपये। पी कितने शेयर खरीदना चाहता है? 8,000। ये कितने पैसे लाएगा? 24,000 रुपये। ऐसे ही एक्स कितने शेयर खरीदना चाहता है? 10। ये कितने पैसे लाया है? ये लाया 30 रुपये। इंटू 3, टोटल कितने रुपए ले आया? 30। ये समझ आया? अलग अलग लोगों ने कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया है अभी, और अप्लाई करते हुए कितने पैसे लाए हैं? वो 3-3 रुपए लाए हैं सारे। आगे पब्लिक अप्लाई करेगी, कंपनी को क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अप्लाई करते हुए जो कंपनी को पैसा मिलता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन मनी।
अगर मैं इन सारी एप्लीकेशंस का टोटल कर दूं कि टोटल कंपनी को कितना पैसा मिला, तो टोटल एप्लीकेशन जो आई है इन सबसे मिला के वो कितनी आई है, वो आई है 15,510 शेयर्स के लिए। तो बताओ ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है या फुल सब्सक्रिप्शन का है? कंपनी ने इशू करने थे 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन कितनी आ गई, 15,510। इसका मतलब ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं कंपनी का शेयर, ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी का शेयर क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसकी जगह और क्या हो सकता था, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता था और फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद टोटल कंपनी को एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले होंगे? अगर लोगों ने 15,510 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो हर एक ने कितने कितने दिए होंगे, 3-3 रुपए। तो टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को कितने पैसे मिले होंगे, 46,530 रुपए। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, जो चीजें हम कर रहे हैं ना अभी, वही उन सबकी हमको जर्नल एंट्रीज करनी है बाद में। तो अगर तुमको ये समझ में आएगा तभी जर्नल एंट्री समझ में आएगी कि वहां पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद कंपनी क्या करेगी? इन सब ने तो अप्लाई कर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन टोटल कंपनी के पास कितनी आ गई, 15,510 शेयर्स के लिए। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी देखेगी कि कंपनी के पास शेयर्स तो कितने हैं, 10,000, और लोग खरीदना कितना चाहते हैं, 15,510। तो कंपनी ये डिसाइड करेगी किसको शेयर्स देने हैं, किसको शेयर्स नहीं देने। कंपनी क्या सबको पूरे पूरे शेयर्स दे सकती है? नहीं दे सकती। कंपनी किसी को रिजेक्ट कर देगी, किसी को कम शेयर्स दे देगी। टोटल कंपनी कितने शेयर दे सकती है, कंपनी 10,000 शेयर दे सकती है। तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर अलॉट करती है। जब भी कंपनी शेयर अलॉट करती है तो कंपनी साथ में उनसे और पैसे मांग लेती है। अच्छा, अब तो पता लग गया ना किस किस को कंपनी शेयर देगी। मान लेते हैं हमको पता लग गया कि कंपनी किसको दे रही है, पी को 8,000 शेयर दे रही है और बी को 2,000 शेयर दे रही है। इन दोनों को दे दिए, इनको रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कंपनी ने कितने शेयर्स दे दिए, 10,000 शेयर्स दे दिए। जिनको कंपनी शेयर्स दे देती है उनसे कंपनी और पैसे मंगवाती है। एक शेयर कितने का था, एक शेयर कितने का था, 10 का। उसमें से कंपनी ने कितना मंगवाया अभी तक, 3 मंगवाए हैं। कितने और मंगवाने हैं, 7 और मंगवाने हैं। तो जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है ना, अलॉटमेंट के टाइम पे और पैसे मांगती है उनसे, दूसरी इंस्टॉलमेंट मान लो। ठीक है, मान लेते हैं अलॉटमेंट मनी कितनी है उसकी, 4 रुपए। तो कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे कितना मांगेगी, बी और पी से, इससे मांगेगी इंटू 4, 8,000 रुपए, और इससे मांगेगी इंटू 4, 32,000 रुपए। ये समझ आ गया? अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी इनसे और पैसे मांगेगी। कितने पैसे मांग रही है, 4 रुपए। अच्छा, इनका क्या होगा, इन्होंने अप्लाई करते हुए पैसे दिए थे कंपनी को, पर इनको शेयर्स नहीं मिल रहे, तो क्या कंपनी इनका पैसा जब्त कर लेगी, क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। तो इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे। हाँ, वो होती है ड्रॉ ऑफ लोट्स, लॉटरी निकलती है। ये हो गया कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मान के चल रहे हैं, पहले ऑप्शन में कंपनी ने क्या किया, पी और बी को तो फुल शेयर्स अलॉट कर दिए। पी को कितने शेयर्स दिए, 8,000, बी को कितने शेयर्स दिए, 2,000 रुपए, और रिजेक्ट कर दिया बाकी एप्लीकेंट्स को बाय रिफंडिंग देयर मनी, उनका पैसा रिफंड कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी ने क्या किया, पी को दे दिया 8,000 शेयर्स, ए को दे दिए, ए को रिजेक्ट कर दिया, एक्स को भी रिजेक्ट कर दिया, बी को दे दिए 2,000 शेयर्स और सी को रिजेक्ट कर दिया। जिनको कंपनी रिजेक्ट करेगी उनको क्या करेगी, जितना पैसा उन्होंने दिया था वो पैसा उनको रिफंड कर देगी। तो उनका तो अकाउंट क्लोज हो गया ना, उन्होंने अप्लाई किया, शेयर्स नहीं मिले तो रिफंड हो गया। ठीक है, जिनको शेयर्स मिल गए, किसको किसको मिले हैं, बी को और पी को, इनसे कंपनी और पैसे मंगवाएगी। पहली बार कब मंगवाती है उसके बाद, पहली बार तो कंपनी ने मंगवाए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, दूसरी बार कब मंगवाएगी, अलॉटमेंट के टाइम पे। इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी, और इसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मंगवाए, 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने मंगवाए, 4 रुपए। कितने पैसे इनसे और लेने कंपनी ने, 3 रुपए और लेने, ये कंपनी बाद में मंगवा लेगी। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन क्या किया कंपनी ने, इन दोनों को तो पूरे शेयर्स दे दिए,
और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। और भी ऑप्शन है कंपनी के पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा, ऐसे अनलिमिटेड ऑप्शंस बना सकती है कंपनी, जितने चाहे उतने ऑप्शंस बना सकती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो तुमने चैप्टर कभी किया होगा, उसके हिसाब से जितने चाहे उतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या किया कंपनी ने? ए ने अप्लाई कितने के लिए किया था और ए को कितने शेयर्स दे दिए? तो इसको तो दे दिए पूरे। जिसको जितने शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था, अगर उसको उतने ही शेयर्स मिल जाएं, उसको हम बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। अगर मैंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और मेरे को कंपनी ने 5 शेयर्स दे दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। फिर बी ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 2000 के लिए। बी को शेयर्स कितने मिले? 1000 शेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। ये अप्लाई तो करने गया था 2000 शेयर्स के लिए, पर कंपनी ने शेयर्स कितने दिए इसको? इसको रिजेक्ट नहीं किया, मतलब कंपनी ने थोड़े शेयर दे दिए, पूरे नहीं दिए। जितने चाहता था उतने शेयर नहीं मिले, उससे कम मिले। इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इसको फुल अलॉटमेंट नहीं बोलते हैं। फुल अलॉटमेंट क्या होती है? जब जितने के लिए जिसने अप्लाई किया उसको उतने ही शेयर्स मिल जाएं तो क्या हो गया? फुल अलॉटमेंट। अगर किसी ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया है और उसको कम शेयर्स मिले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। ये इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता ही आता है। बाद में करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है सोल्व कैसे करना है, जनरल एंट्रीज, वो बाद की बात है। अभी तुम समझ रहे हैं केसेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद सी ने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, सी को रिजेक्ट कर दिया, और जिसको रिजेक्ट कर दिया उसका पैसा वापस कर। अच्छा, कितना पैसा वापस करेंगे सी को? 500 इंटू 3, 500 इंटू 10 तो नहीं वापस करेंगे, क्योंकि इन्होंने अप्लाई करते हुए कितने दिए थे? 3 रुपए दिए थे। तो 500 इंटू 3, 1500 रुपए इसको वापस कर देंगे। पी ने कितने के लिए अप्लाई किया था? इसको कितने शेयर्स दिए? 4। इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। उसके बाद एक्स ने अप्लाई किया था 10 शेयर्स के लिए, इसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, इसका पैसा वापस कर देगी। कितना पैसा? 30 रुपए इसको वापस हो जाएंगे। अच्छा, टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? ए को कितने दिए? 5000। बी को कितने दिए? 1000। और पी को कितने दिए? 4000। टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए? 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। समझ आ गया ये कि कंपनी जो शेयर अलॉट करती है, वो किसी भी तरीके से अलॉट कर सकती है। जिसको पूरे शेयर्स मिल जाते हैं उसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट, जिसको कम मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रोराटा, और जिसको मिलते ही नहीं है उसको रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्शन हो गया उसको। यहाँ तक समझ आ गया? अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम। सेकंड केस में किस किस को शेयर्स मिले हैं? ए को मिले हैं, बी को मिले हैं और पी को मिले हैं। इन तीनों को शेयर्स दे दिए। जिसको कंपनी शेयर दे देती है वो बन जाता है कंपनी का ओनर, क्योंकि उसका पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया है। वो कंपनी का क्या बन गया? ओनर बन गया। उतने हिस्से के लिए ओनर बन गया जितने शेयर्स उसने खरीदे हैं। ठीक है ना? जैसे उस केस में हम कितने हिस्से के लिए ओनर थे? 0.00909 समथिंग, इतने शेयर्स के लिए ओनर थे। ऐसे ही मिस्टर ए, बी एंड मिस्टर पी विल बी कॉल्ड एज दी शेयर होल्डर दी कंपनी। ये कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। दे हैव टू पे दी अलॉटमेंट मनी। उनको अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो अलॉटमेंट के 4 रुपए उनको देने पड़ेंगे। नाउ, अभी, एंड द कॉल मनी एज एंड व्हेन कॉल्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है? कंपनी जब मंगवाएगी, कंपनी को जब जरूरत होगी तो बाकी पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है? जैसे मान लेते हैं ए की बात कर लेते हैं। ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? ए ने अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए, और ए को मिल भी कितने गए थे? 5000। तो ए ने जब अप्लाई किया तो कितने पैसे दिए थे? 3 रुपए। 15,000 रुपए दिए थे ए ने। ए को जब शेयर्स अलॉट हुए, ए को पूरे शेयर्स दे दिए थे कंपनी ने, तो ए से कंपनी और कितने पैसे मांगेगी अलॉटमेंट पे? 5000 इंटू 4, तो कितने मांगेगी? 20,000 इसको अलॉटमेंट के टाइम पे देने पड़ेंगे। उसके बाद कंपनी को जब जरूरत होती है, कंपनी और पैसा मंगवाती है कॉल करके। इसको हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी। ये कंपनी कॉल मनी जितनी मर्जी कॉल्स में मंगवा सकती है। पहली बार मंगवाएगी तो क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट कॉल। से दूसरी बार मंगवाएगी तो सेकंड कॉल। तीसरी बार मंगवाएगी तो थर्ड कॉल। और जो कॉल आखिरी होगी, जैसे मान लेते हैं तीसरी कॉल आखिरी है, तो उसको बोल देंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। इस केस में कौन सी कॉल आखिरी है? सेकंड कॉल, तो इसको क्या बोल देंगे? सेकंड एंड
फाइनल कॉल। समझ आ गया? पहले पैसा किसका मंगवाती है? एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल मनी। पहली बार फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और जो लास्ट होगी जैसे फोर्थ लास्ट है तो फोर्थ एंड फाइनल कॉल। तो जब कंपनी ए से फर्स्ट कॉल मंगवाएगी तो ए कितने पैसे लेके आएगा? 5,000 इंटू एक कितने लाएगा? 5। अच्छा ये तो समझ आ रहा नहीं 5,000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार? क्यों? क्योंकि उसने शेयर्स कितने खरीदे थे? 5,000 शेयर्स खरीदे थे तो उसको 5,000 के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद जब कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाएगी इससे तो कितने पैसे देगा? 5,000 इंटू दो, 10,000 रुपये। 15,000 यहाँ दिए, 5,000 ये 20, और 20 40, और 10। टोटल ए ने कितने पैसे दिए कंपनी को? 50,000 रुपये दिए। इसने शेयर्स कितने लिए थे? 5,000। एक शेयर कितने का था? 10 का था। तो कंपनी को टोटल कितने पैसे देने थे? 50,000। वो 50,000 कंपनी ने इससे इंस्टॉलमेंट में मंगवा ली। समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद अच्छा अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है तो कंपनी का शेयर अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है, और फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उतनी ही एप्लीकेशन जब आती है कंपनी के पास तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। जब उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो वो हो जाता है ओवर सब्सक्राइब। अगर उससे कम एप्लीकेशन आती हैं तो वो हो जाता है अंडर सब्सक्राइब। ये समझ आ गया? उसके बाद हमने बोला कंपनी जब वो उतने पैसे मंगवाएगी जितने का शेयर है वो कंपनी लमसम में भी मंगवा सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी मंगवाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल मनी। कॉल मनी के अंदर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब हो सकता है। उसके बाद हमने बोला जो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा अगर उसको उतने शेयर्स मिल गए तो वो हो गया फुल अलॉटमेंट। जो जितने के लिए अप्लाई करेगा उसको कम मिले हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। कि अगर ए ने मान लेते हैं 5,000 के लिए अप्लाई किया और इसको मिलते ही 2,000 शेयर्स, तो कम शेयर्स मिल रहे हैं तो कौन सी अलॉटमेंट है वो? प्रो राटा अलॉटमेंट। या फिर कंपनी किसी को रिजेक्ट भी कर सकती है अगर कंपनी उसको शेयर्स नहीं देना चाहती है। हाँ हाँ, ये हो गया। उसके बाद अच्छा अब सुनना और क्या हो सकता है इसके अंदर। ये कौन था? ए। ए अच्छा क्या ऐसा हो सकता है ए एप्लीकेशन का पैसा ना दे? अगर उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको एप्लीकेशन का पैसा तो देना ही देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो एप्लीकेशन ही नहीं मानी जाएगी उसकी। इसका मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अप्लाई किया और एप्लीकेशन का पैसा ना दिया हो। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो हर कोई देगा। हाँ होता है। हाँ पर उसमें ये इंस्टॉलमेंट वाला नहीं होता। उसके बाद जब कंपनी इससे अलॉटमेंट मांग रही है, अलॉटमेंट मनी, क्या ऐसा हो सकता है ए मना कर दे मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं हो सकता या हो सकता है? हो तो सकता ही है ना। मैं बोल रहा हूँ ये अप्लाई नहीं कर सकता बिना पैसे दिए, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे तो पैसे देने जरूरी हैं। जब कंपनी इसको बोल रही है हाँ मैं तुमको 5,000 शेयर्स दे रही हूँ, अब मेरे को 5,000 के हिसाब से अलॉटमेंट के 4 रुपए ले आओ, तो हो सकता है इसके पास पैसे ना हो तो ना दे ये। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। ए आर आर ई ए आर। कॉल्स इन अरियर एरियर जो भी है ये है। रिजेक्शन नहीं है ये। इसको कंपनी ने शेयर्स दे दिए, ये क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। उसके बाद अच्छा हो सकता है कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल मंगवाई और फर्स्ट कॉल के भी इसके पास पैसे नहीं थे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। उसके बाद फाइनल कॉल मंगवाई, ये भी नहीं थे तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पैसे मंगवाती है और उसके पास पैसे ना हो या वो किसी भी रीजन से पैसे नहीं दे पाया तो वो हो जाता है कॉल्स इन एरियर। ये समझ आ गया? तो इसका ये टॉपिक आगे आएगा। उसके बाद अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ए जब अप्लाई करने आया था तो ए ने एप्लीकेशन के साथ ही 10 रुपए दे दिए थे। कंपनी ने कितने मांगे थे? 3। पर ए कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे ही कितने दे आया? 10 रुपए दे आया। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस।
ये समझ आ गया? कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा, हमने जो पैसा नहीं भी मंगवाया अभी तक, वो भी कोई अगर एडवांस में दे जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद ए ने मान लेते हैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। कंपनी क्या करती, अच्छा कंपनी ने इसको शेयर्स क्यों दिए थे, क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए थे ना स्टार्टिंग में। अगर ये पैसे ही नहीं दे रहा है तो इसको शेयर्स देने का क्या मतलब। तो कंपनी क्या करती है, इसके शेयर्स वापस ले लेती है इससे, ठीक है। और जितना पैसा इसने स्टार्टिंग में दिया था वो पैसा भी हम जब्त कर लेते हैं। अगर कोई पैसा मंगवाने पे टाइम से पैसे नहीं देगा तो उसके वो शेयर्स वापस ले लेंगे, और जो पैसा उसने पहले से दे रखा होगा वो भी जब्त कर लेंगे। ये इस टॉपिक को बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये सारे टॉपिक्स आएंगे बाद में, अभी तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक्स हमको करने हैं। उसका मतलब पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर ए से हमने जो पैसे मंगवाए और वो टाइम से पैसे नहीं दे रहा तो टॉपिक क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि वो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट करने का मतलब जितने शेयर्स थे वो जब्त कर लेगी उससे, और जितने पैसे थे वो भी वापस नहीं करेंगे उसके। इसने एप्लीकेशन के तो पैसे दिए होंगे ना कम से कम, तो वो पैसा भी वापस नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। उसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी ने मान लेते हैं ए के 5,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, कंपनी के पास 5,000 शेयर्स आ गए, तो कंपनी इन 5,000 शेयर्स को किसी और को इशू कर सकती है। इसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आएगा, समझ आ गया? अच्छा अभी एक चीज और बतानी थी, वो भी नहीं बता रहा मैं तुमको। एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। उसमें ये टॉपिक्स अभी मिलेंगे तुमको लिखे हुए। ये वाला क्वेश्चन देखो, गंगा लिमिटेड है इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। इसको भी कितने शेयर इशू करने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं। एक शेयर कितने का है, 10। अच्छा ये नहीं पता अभी हमको, इक्विटी शेयर नहीं पता हमको क्या होता है। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये थ्योरी वाले पार्ट में बताऊंगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। कितने शेयर इशू करने हैं, 10। एक शेयर कितने का है, 10 का है। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। कैसे मंगवा रही है कंपनी पैसा, दो मंगवा रही है एप्लीकेशन पे, तीन मंगवा रही है अलॉटमेंट पे, तीन मंगवा रही है फर्स्ट कॉल पे, दो मंगवा रही है सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक समझ आ गया? तो ऐसी कुछ बातें की थी अभी हमने। आगे एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स, कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्योंकि कंपनी इशू तो करना चाहती है 10,000, पर लोगों ने अप्लाई कर दिया 15। अच्छा ये 15,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, थोड़े थोड़े शेयर्स के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई, 15,000 शेयर्स के लिए। आगे द एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। बोल रहा है 3,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, इनका तो रिफंड कर देंगे। कितना पैसा रिफंड करेंगे, 3,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करेंगे ना इनका, 3,000 इंटू 2, 6,000 इनका रिफंड कर देंगे। बचे कितने, बचे 12,000 शेयर। कंपनी ने क्या किया, एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, उनका पैसा रिफंड कर दिया। दिस शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स। इसका मतलब जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने कितने शेयर्स दे दिए, 10,000 शेयर्स दे दिए। समझ आ गया? तो ये कौन सा केस था, ये था प्रो राटा अलॉटमेंट का केस। तो ये भी लिखा हुआ इसके अंदर। फिर ये लाइन अभी नहीं समझ में आएगी हमको क्या लिखी हुई है, ये बाद में देखेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है ऑल शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स थे, पेड दी अलॉटमेंट मनी, सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 3 रुपए, सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स, कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया हमको, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। कॉल्स इन एरियर है ना ये हमारा, कि इससे कंपनी ने पैसे मंगवाए थे अलॉटमेंट के टाइम पे, इसने पैसे नहीं दिए। तो ये टॉपिक कौन सा आ गया, कॉल्स इन। तो सारे टॉपिक आ रहे हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और ये वाले शेयर्स हमने क्या कर लिए,
फॉरफिट कर लिए, उसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी हमको पैसे दिए होंगे वो पैसे भी हम इसके जब्त कर लेंगे और वो शेयर्स भी इससे वापस ले लेंगे। फिर बोल रहे थे फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई और हमको मिल भी गई, और सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी हमने मंगवाई नहीं है। बस इसमें एक टॉपिक नहीं आया हुआ, वो कौन सा था, जब हमने ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे उसके बाद हम इस शेयर्स को री इश्यू भी कर सकते हैं, बाद में किसी और को दे देंगे उन शेयर्स को। तो एक वो टॉपिक भी हो सकता है। समझ आ गया? अच्छा, चैप्टर के अंदर क्या है वो देखा है अभी तो हमने। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग वगैरह क्या होगी उसका अभी हमको कोई आइडिया नहीं है, वो हम कल से शुरू करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। जो जो टॉपिक्स हमने देखे हैं उनकी अकाउंटिंग करनी है ना। हम्म, ये तो एप्लीकेशंस हैं, हमने उनको शेयर्स तो इतने ही दिए हैं। 10,000? अच्छा, ये 12,000 एक ने अप्लाई नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तब जाके 12,000 बना है। और उनको हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम अप्लाई नहीं कर सकते 10,000 से ज्यादा के लिए 1%। बहुत सारे लोग तो कर सकते हैं। चलो इसके आगे कल करेंगे।